गुड मॉर्निंग। जी हाँ, कभी कभी मेन एपिसोड से अधिक इंटरेस्टिंग और फैसिनेटिंग, जी हाँ, अपेंडिक्स एपिसोड हो सकता है। 2-3 रोज की छुट्टियां जो दीपावली पे मिली, हम तो कोई नौकरी करते नहीं हैं, लेकिन हम अपने आप को जब वीडियो बना रहे होते हैं तो हम नौकरी पे समझते हैं। तो हम एक तरह से जब 2-3 रोज की छुट्टियों में थे, तब भी काम के प्रति इतना प्रेम हो गया कि हम अपने आप को रोक नहीं पाए और अपेंडिक्स एपिसोड में पहुंच गए। स्टैंडिंग वेव मूविंग नोट्स मॉडल के 22 एपिसोड्स में हमने क्वांटम वर्ल्ड को समझने की कोशिश की, और हमने अपने क्वांटम वर्ल्ड में ये इमेजिन किया कि रदरफोर्ड ऑर्बिट हो या बोर ऑर्बिट हो, इलेक्ट्रॉन अगर एसोलेट करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड रिलीज करेगा। तो ऐसी क्या बात हो गई बोर ऑर्बिट में कि इलेक्ट्रॉन स्टेबल हो गया, उसकी रेडियाई नहीं घटी, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लगातार नहीं रिलीज कर रहा। हमने जो मॉडल प्रपोज किया वो ये था कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पार्टिकल में नहीं बल्कि कई पार्टिकल्स में वो ब्रेक हो जाता है मास एनर्जी कन्वर्जन से, और न्यूक्लियस के साथ ये सारे पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल्स, अपने मध्य स्टैंडिंग वेव लिए रहते हैं। तो इस मॉडल के जरिए, उसके अलग अलग एस्पेक्ट्स के जरिए हमने वास्तव में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट भी एक एपिसोड में समझाने की कोशिश की। इसी तरह से फोटॉन के साथ इंटरेक्शन भी समझाने की कोशिश की, टनलिंग को भी समझाने की कोशिश की। और जब हम इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं एक तरह से कई पार्टिकल्स में ब्रेक और उनके मध्य स्टैंडिंग वेव लिए हुआ पार्टिकल समझें, एक सिंगल पार्टिकल के अंदर कई सारे पार्टिकल्स और उनके मध्य एक स्टैंडिंग वेव एग्जिस्ट कर रही हो इन सारे पार्टिकल्स के मध्य, ऑफकोर्स फ्री इलेक्ट्रॉन में जो न्यूक्लियस से बाइंड नहीं रहेगा तो न्यूक्लियस किसी भी प्रकार का नोड नहीं बनाएगा। लेकिन जब इस तरह के फ्री इलेक्ट्रॉन जो कई तरह के मतलब कई पार्टिकल्स, चार्ज पार्टिकल्स क्लाउड से बना है और उनके मध्य स्टैंडिंग वेव है, और ये पूरा एक तरह से एक बॉल की तरह है, तो ये जब मूव कर रहा है तो ऑफकोर्स भले ही इसमें पर्याप्त एनर्जी ना हो, लेकिन स्लिट के पास पहुंचकर, या आप कह सकते हैं किसी पोटेंशियल बैरियर के पास पहुंचकर, ये जो एक तरह से बैलून है फ्लक्चुएटिंग क्लाउड पार्टिकल्स का, वो कहीं ना कहीं डिस्टॉर्ट हो सकता है, और उस डिस्टॉर्शन के कारण जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी है वो स्वयं क्या बोलते हैं, ये बैलून शेप चेंज कर सकता है। फॉर एग्जांपल क्यूबॉइड बना सकता है अगर स्लिट के पास है, पैरेलल स्लिट्स हैं, या किसी पोटेंशियल वेयर में कोई अलग शेप चेंज कर सकता है, पार्टिकल्स के बीच डिस्टेंस चेंज हो सकती है, और इस तरह से जो भी काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के कारण मिली हुई है फ्री इलेक्ट्रॉन को, वो कहीं ना कहीं ये जो चार्ज पार्टिकल का क्लाउड है, ये जो रीअरेंज हो रहा है, उसमें तब्दील हो सकती है। और यही नहीं, स्टैंडिंग वेव जो पार्टिकल्स के मध्य है, क्लाउड के मध्य है, वो स्वयं कहीं ना कहीं वो स्टैंडिंग वेव वो अपनी एनर्जी पार्टिकल्स को किसी एक डायरेक्शन में भी दे सकती है, और इसका अपोजिट भी हो सकता है। तो एक तरह से फ्री इलेक्ट्रॉन के अंदर क्या बोलते हैं, काइनेटिक एनर्जी ही नहीं बल्कि कहीं ना कहीं उसके अंदर स्टैंडिंग वेव के कारण कहीं ना कहीं वो स्टैंडिंग वेव की एनर्जी, आप उसको, वो स्टैंडिंग वेव की एनर्जी कन्वर्ट हो सकती है, जो चार्ज पार्टिकल का क्लाउड है उसको उसके वाइब्रेशंस में कन्वर्ट हो सकती है, या उसको एक तरफ कहीं ना कहीं दिशा दे सकती है। तो आपको उस इंटरनल एनर्जी की कीमत पर, और इस तरह से एक मॉडल में जैसे हमने बताया कि एस्पेक्ट चेंज की कंडीशन में थोड़ा भी इंटरनल एनर्जी मिलने पर और एस्पेक्ट चेंज होने पर, या क्लाउड्स का रीडिस्ट्रीब्यूशन होने के कारण, और थोड़ी बहुत भी अगर इंटरनल एनर्जी कहीं ना कहीं अगर वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाए, वाइब्रेशन से एक दिशा में पार्टिकल की हो जाए, तो फिर आसानी से टनलिंग का भी फिनोमिना देखा जा सकता है, जहां ऐसा प्रतीत होगा कि इलेक्ट्रॉन में उतनी काइनेटिक एनर्जी नहीं थी फ्री इलेक्ट्रॉन में, लेकिन फिर भी उसने एक बड़े पोटेंशियल बैरियर को, अपने काइनेटिक एनर्जी से कहीं अधिक पोटेंशियल बैरियर को उसने एकाएक पास कर लिया,
और वो दूसरी तरफ दिख रहा है। तो टनलिंग को भी हमने समझाने की कोशिश की। एक्चुअली में इलेक्ट्रॉन को जब छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक करके उनके मध्य स्टैंडिंग वेव के आधार पे, तो एक इलेक्ट्रॉन के अंदर कहीं ना कहीं इंटरनल एनर्जी भी हो सकती है। इस तरफ के कॉन्सेप्ट की ओर बढ़े। अब ऐसे दिन कुछ ही दिन सोच ही रहे थे, तो हमने जब इलेक्ट्रॉन को ब्रेक कर दिया तो हमने सोचा क्या थ्योरी फोटॉन को भी ब्रेक कर सकती है। हाँ, थ्योरी फोटॉन को भी ब्रेक कर सकती है। स्टैंडिंग वेव मूविंग नोड्स मॉडल में फोटॉन भी ब्रेक हो सकता है। जी हाँ, एक फोटॉन अगर एक प्लेन वेव के पैकेट के समान अगर हम कल्पना करते हैं या है भी मान लीजिए, तो वास्तव में वो जो पैकेट है वो पैकेट लाइट की स्पीड से मूव करता है, प्लेन वेव का ये पैकेट ना। और जैसे ही ये मूव कर रहा होता है तो कहीं ना कहीं जिस भी रीजन से मूव करेगा तो हर एक पॉइंट पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड, सिंप्लिसिटी के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड ही कुछ समय के लिए मानिए, वो चेंज होगी किसी भी पॉइंट पर जहाँ से फोटॉन गुजर रहा होगा। कुछ समय के लिए ऊपर जाएगी, फिर वापस जीरो पे आएगी, फिर दूसरी डायरेक्शन में फील्ड बदल जाएगी ना, जब तक फोटॉन वहाँ से पास हो रहा होगा, वो पैकेट पास हो रहा होगा ना। अब इसको हम थोड़ा फोटॉन को ब्रेक करने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, किसी पॉइंट पे मान लीजिए आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? नॉर्मली आप उस फील्ड पे कोई चार्ज रख दीजिए और उस पर फोर्स को मेजर कर लीजिए और फोर्स अपॉन पर यूनिट चार्ज निकाल लीजिए तो फील्ड आ जाएगा, और डायरेक्शन देख लीजिए ना। या आप ये कोशिश करिए कि अगर उस पॉइंट पे जो फील्ड है तो उसके अगल बगल कुछ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, उसको खोजने की कोशिश कीजिए। और उस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी दूर पे भी हो सकते हैं मेजर चार्जेस की वजह से, और उनके अनुसार फिर कूलम्स लगाकर आप वेक्टर सम उस पॉइंट पे निकालेंगे। इस तरह से फील्ड आप देख सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन फोटॉन जब कभी कभी वैक्यूम से पास हो रहा है, जब वेव पैकेट के फॉर्म में, तो अगल बगल उस फोटॉन के रीजन को छोड़कर अगल बगल कुछ नहीं है, वैक्यूम है, बहुत दूर दूर तक कोई चार्ज का आता पता नहीं है। तो उस वैक्यूम में फोटॉन कैसे पास हो रहा है? फिर से आप आइए, जिस जगह आप फील्ड निकाल रहे थे और कहीं ना कहीं आप पास या दूर कुछ चार्ज पार्टिकल्स ढूंढ रहे थे जिनके वजह से उस पॉइंट पे आप फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे, स्टैटिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे थे कूलम्स लॉ यूज कर आप उन्हीं चार्ज पार्टिकल के डिस्ट्रीब्यूशन को जो कूलम्स लॉ यूज करके किसी पॉइंट पर फील्ड निकाल रहे थे, इससे बेटर तरीका ये है कि जिस पॉइंट पर फील्ड महसूस हो रही है उस पॉइंट पर आप इमेजिन कर लीजिए कि एक मासलेस चार्ज पार्टिकल है, और उस मासलेस चार्ज पार्टिकल के कारण उस पर्टिकुलर पॉइंट पर एक स्टैटिक फील्ड है। क्या है? एक स्टैटिक फील्ड। अब ये जंक्शन ले लीजिए। तो जब लाइट जब मूव करेगी, उसका वेव पैकेट कोई फोटॉन मूव करेगा, तो फोटॉन के रीजन जहाँ से फोटॉन मूव कर रहा होगा उसमें किसी पॉइंट पर अगर आप देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट कर रही होगी। तो आप इसको ये मान के चलिए कि उस पॉइंट से कहीं ना कहीं मासलेस चार्ज पार्टिकल्स पास हो रहे हैं। क्या पास हो रहे हैं? मासलेस चार्ज पार्टिकल। पहले एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल पास होता है जिससे फील्ड प्लस मान लीजिए ऑसिलेशंस प्लस वाई डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है, और जब वो पार्टिकल पॉजिटिव मासलेस चार्ज पार्टिकल पास हो जाता है तो उस पॉइंट पर फिर नेगेटिव मासलेस चार्ज पार्टिकल पास करता है, जिसके कारण फील्ड जस्ट रिवर्स डायरेक्शन में बदलने लगती ना। इस तरह से आप कल्पना कर सकते हैं कि कैसे वास्तव में एक सिंगल फोटॉन जो वैक्यूम में पास हो रहा है, एक्चुअली में मासलेस चार्ज अल्टरनेट मासलेस चार्ज पार्टिकल्स जो पास हो रहे हैं, वो जो मूव कर रहे हैं लाइट की स्पीड से, और वो दोनों पार्टिकल्स जो मासलेस चार्ज पार्टिकल्स हैं दोनों अपोजिट चार्जेस के हैं और जस्ट कांटेक्ट पे हैं। तो जस्ट कांटेक्ट पे हैं, इसलिए जो पहले पार्टिकल जो एक फोटॉन जो है जो प्लेन वेव के करस्पॉन्डिंग है, वो कई सारे अल्टरनेट पॉजिटिव और नेगेटिव
मासलेस चार्ज पार्टिकल से बना हुआ है, लेकिन वो अल्टरनेटिव सेंस में चार्ज इन मासलेस चार्ज पार्टिकल्स का बदलता है। फॉर एग्जाम्पल पॉजिटिव चार्ज अगर सबसे आगे लाइट की स्पीड चल रहा है तो जस्ट टच नेगेटिव मासलेस चार्ज पार्टिकल कर रहा है, और दोनों में अट्रैक्शन है, कांटेक्ट है इसीलिए अट्रैक्शन है, और ये पूरा फोटॉन एक तरह से लाइट की स्पीड से मूव करता है। तो फोटॉन यहाँ पर ब्रेक हो गया है मासलेस चार्ज पार्टिकल्स अल्टरनेट चार्जेस के साथ, तो जस्ट कांटेक्ट में है ना। इसी की तरह जब ये फोटॉन मान लीजिए कहीं रास्ते में भिड़ गया, कोई रास्तों में अवरोध आ गया, तो ये फोटॉन मान लीजिए किन्हीं दो पॉइंटों के मध्य स्टैंडिंग वेव बना लिया। तो किन्हीं दो पॉइंटों के मध्य अगर स्टैंडिंग वेव बना लिया तो आप ये कल्पना कीजिए कि ये जब ये ट्रेवल करते हुए मासलेस चार्ज पार्टिकल्स जब कहीं मान लीजिए स्क्रीन से टकराए और रिफ्लेक्ट हुए, तो वास्तव में वो लाइट की स्पीड से जा रहा है, और जब टकराने के बाद वो कहीं ना कहीं पीछे की तरफ भागेंगे, तो कहीं ना कहीं, और चूँकि दूसरी तरफ भी टकराहट है, तो कहीं ना कहीं अल्टीमेटली ये सारे मासलेस चार्ज पार्टिकल आपको ऐसा प्रतीत होंगे उन दोनों पॉइंटों के मध्य जो नोड बना रहे हैं, कि ये सारे मासलेस पार्टिकल्स आपस में ये वाइब्रेट कर रहे हैं। किसी एक मतलब हर एक पॉइंट पर जहाँ पे दो नोड्स के मध्य जहाँ लाइट स्टैंडिंग वेव बना रही है, वहाँ हर एक पॉइंट पर एक मासलेस चार्ज पार्टिकल, चाहे वो पॉजिटिव हो जस्ट उसके बगल नेगेटिव होगा, ये सब वाइब्रेशन में है, और इन वाइब्रेशन के कारण हर एक मासलेस चार्ज पार्टिकल के रीजन में कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो बदल रही है। जी हाँ, इनके वाइब्रेशंस से। तो मासलेस चार्ज पार्टिकल अगर किसी पॉइंट पे वाइब्रेट करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पॉइंट पर वाइब्रेट करेगी। और मासलेस चार्ज पार्टिकल एक रीजन है, तो अगर पॉजिटिव मासलेस चार्ज पार्टिकल का रीजन वाइब्रेट करता है, तो आप सिंप्लिसिटी के लिए मान लीजिए कि सेंटर पे सबसे अधिक कुछ ऐसी मतलब शेप है, कुछ ऐसा फ्लक्चुएशन है कि मासलेस चार्ज पार्टिकल जिस पॉइंट के इर्द गिर्द वाइब्रेट कर रहा है, वहाँ पर कहीं ना कहीं उस पूरे रीजन पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो सेंटर पोजीशन पे सबसे अधिक एम्पलीट्यूड है, और उसके अगल बगल के रीजन में उसी मासलेस चार्ज पार्टिकल, सिंगल मासलेस चार्ज पार्टिकल के रीजन में अगल बगल थोड़ा सा कम है ना, और कम या ज़्यादा होती जाएगी। कहने का मतलब है कि लेकिन जो भी फेज़ रहेगा उस मासलेस चार्ज पार्टिकल में उस पूरे रीजन में वो एक ही तरफ रहेगा। फिर नेक्स्ट बार में क्या होगा, मतलब एक फ्लक्चुएशन कंप्लीट जब हो जाएगा तो नेक्स्ट साइकिल में उसी मासलेस चार्ज पार्टिकल से उस पूरे रीजन में जो फील्ड रहेगी वो नीचे की तरफ हो जाएगी। बगल वाले रीजन में चूँकि नेगेटिव चार्ज है, तो फील्ड जो है वो, अगर एक रीजन मासलेस चार्ज पार्टिकल का पॉजिटिव चार्ज है तो फील्ड ऊपर है, और जस्ट कांटेक्ट में जो नेगेटिव मासलेस चार्ज पार्टिकल रीजन है, फील्ड जस्ट नीचे की ओर अपोजिट फेज में रहेगी। तो स्टैंडिंग वेव को इस तरह आप मासलेस चार्ज पार्टिकल्स, फ्लक्चुएटिंग मासलेस चार्ज पार्टिकल्स के रूप में आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर आप इसी स्टैंडिंग वेव में जहाँ दो नोड्स हैं, आपने उसको देखा था, स्क्रीन मान लीजिए एक स्क्रीन वो थी, दूसरी तरफ एक सरफेस ये था, उनके मध्य स्टैंडिंग वेव थी, दो स्क्रीन्स के में। आप कुछ मत कीजिए, क्योंकि फोटॉन को आपने एक मूविंग फोटॉन को, आप फिर से मूविंग फोटॉन में आइए, और मूविंग फोटॉन को आपने एक दूसरे से जस्ट टचिंग मासलेस चार्ज पार्टिकल्स जो अल्टरनेटिव चार्जेस के साथ हैं उनमें ब्रेक कर लिया है। तो जाहिर सी बात है फोटॉन की शुरुआत जो होगी वो अगर पॉजिटिव मासलेस चार्ज पार्टिकल से होती है मूविंग फोटॉन की, तो उसका एंड नेगेटिव मासलेस चार्ज पार्टिकल से रहेगा, क्योंकि पूरा का पूरा फोटॉन न्यूट्रल है ना। लेकिन यही फोटॉन जब स्टैंडिंग वेव बना लेगा तो पहले वाले को आप भूल जाइए और अंतिम वाले को भूल जाइए, और पूरा जो मासलेस चार्ज पार्टिकल्स हैं वो फ्लक्चुएट कर रहे हैं, स्टैंडिंग वेव बना रहे हैं, और जो पहला वाला जो इधर साइड मान लीजिए पहला वाला जो है वो नेगेटिव फ्लक्चुएटिंग क्या बोलते हैं मासलेस चार्ज पार्टिकल है, और जो अंत वाला है वो पॉजिटिव
फ्लक्चुएटिंग चार्ज पार्टिकल्स है ना, इस तरह से सोचिए। कई सारे फोटॉन्स को इसी तरह आप मिला लीजिए एक ही रीजन में, तो पॉजिटिव चार्जेस कहीं ना कहीं एक तरफ एक्यूमुलेट हो जाएंगे, नेगेटिव चार्जेस आपके कहीं ना कहीं एक तरफ एक्यूमुलेट हो जाएंगे। इसको 3D वर्जन्स में भी कई सारे फोटॉन्स के जरिए एक तरह से हम जहाँ जहाँ नेगेटिव चार्जेस एकदम किनारे पे हैं, फ्लक्चुएट कर रहे हैं, वहाँ आप इलेक्ट्रॉन के छोटे छोटे पार्टिकल्स समझ लीजिए, और सेंटर पे जहाँ सारे फोटॉन्स के पॉजिटिव मासलेस चार्ज पार्टिकल, फ्लक्चुएटिंग पार्टिकल्स जिस रीजन में आपस में मैच कर रहे हैं, उसको आप न्यूक्लियस समझ लीजिए। अब मास को समझाने की कोशिश करते हैं। जाहिर सी बात है, जब कई सारे फोटॉन्स के मासलेस चार्ज पार्टिकल न्यूक्लियस के पास इकट्ठा होंगे, तो कहीं ना कहीं जो मासलेस चार्ज पार्टिकल्स को हम करीब लाएंगे, तो अगर दो पॉजिटिव मासलेस चार्ज पार्टिकल्स हैं तो जस्ट कांटेक्ट में हैं तो रिपेल करेंगे, दो अपोजिट मासलेस चार्ज पार्टिकल्स में हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, जस्ट कांटेक्ट में हैं, तो हम थ्योरी प्रपोज कर रहे हैं कि ये अट्रैक्ट है, क्या है, अट्रैक्ट करेगी। लेकिन ये जैसे ही दो मासलेस चार्ज पार्टिकल्स जस्ट टच से थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, तो कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, इनमें अगर मान लीजिए दो पॉजिटिव मासलेस चार्ज पार्टिकल्स हैं जो न्यूक्लियस के पास अलग अलग फोटॉनों के इकट्ठा हो रहे हैं, कंप्रेस हो रहे हैं, तो जैसे ही कंप्रेस होंगे तो हमको फोर्स लगाना पड़ेगा, एनर्जी देनी पड़ेगी, और ये दोनों पार्टिकल्स मासलेस चार्ज पार्टिकल एक ही रीजन को कवर करने लगेंगे, तो जिससे क्या होगा कि हमें फोर्स लगाना पड़ेगा उनको बाइंड करने के लिए, एनर्जी हमने खर्च करनी पड़ेगी, तो एक नए मासलेस बिना चार्ज पार्टिकल का जन्म होगा, बिना चार्ज लिए एक मासलेस पार्टिकल का जन्म होने लगेगा, जो जस्ट टचिंग से जैसे ही थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं इन पॉजिटिव मासलेस चार्ज पार्टिकल को बाइंड करेगा। लेकिन जब एक ज़रूरत एक मतलब जब बहुत ज़्यादा हम कंप्रेस करने लगेंगे पॉजिटिव इस मासलेस चार्ज पार्टिकल्स के अलग अलग फोटॉन्स के न्यूक्लियस के इर्द गिर्द ना, तो वास्तव में ये मासलेस जो पार्टिकल है, जो दो प्रोटॉन्स जो पॉजिटिव मासलेस चार्ज पार्टिकल्स को कहीं ना कहीं बाइंड कर रहा है, वो मास गेन करने लगेगा। एक्चुअली में इससे ये होगा कि दो फोटॉन्स या दो से अधिक कई फोटॉन्स के जब पॉजिटिव मासलेस पार्टिकल्स जब एक ही रीजन में आने लगेंगे, तो एनर्जी जो खर्च करने लगेंगे, एक्चुअली में मासलेस चार्जलेस पार्टिकल्स के जन्म से कहीं ना कहीं क्या बोलते हैं, ये पॉजिटिव चार्जेस बाइंड रहेंगे, और जब बहुत ज़्यादा एनर्जी के साथ न्यूक्लियस बन रहा होगा, ये पॉजिटिव चार्जेस मासलेस चार्ज पार्टिकल्स के एक ही रीजन में आ रहे होंगे, तो ये जो मासलेस चार्जलेस पार्टिकल्स हैं ये वेट गेन करने लगे, मास गेन करने लगेंगे, तो जो एनर्जी हमने खर्च की वो मास में तब्दील हो जाएगी। इस तरह से फोटॉन के एक्यूमुलेशन से, और फोटॉन को अगर हम मासलेस अल्टरनेटिव चार्ज पार्टिकल्स जस्ट टचिंग जो हैं और अपोजिट चार्जेस के साथ जस्ट टचिंग पार्टिकल्स के साथ अगर हम इमेजिन करें, तो इस तरह से कहीं ना कहीं फोटॉन्स के ज़रिए ही, और जब उनके पॉजिटिव मासलेस चार्ज पार्टिकल किसी रीजन में एक्यूमुलेट करने लगेंगे तो न्यूक्लियस बनेगा, और कहीं ना कहीं जन्म हो जाएगा मासलेस चार्जलेस पार्टिकल का, जो इनिशियली जीरो मास लिए रहेगा, लेकिन जैसे जैसे ज़्यादा एनर्जी खर्च करके हम पार्टिकल्स को और कांटेक्ट से आगे बढ़ाएंगे पॉजिटिव चार्जेस वालों को, तो वो कहीं ना कहीं जो हमारी एनर्जी है वो कहीं ना कहीं इस मासलेस चार्जलेस पार्टिकल को मास देने लगेगी, इस तरह से मास फील होने लगेगा। तो कहीं ना कहीं इन फोटॉन्स के कंसंट्रेशन से मास भी आ सकता है, और इसी तरह से स्टैंडिंग वेव मूविंग नोट्स मॉडल में इलेक्ट्रॉन भी ब्रेक हो सकता है, न्यूक्लियस का भी जन्म फोटॉन्स के पॉजिटिव मासलेस चार्ज पार्टिकल के कंसंट्रेशन से न्यूक्लियस का भी जन्म हो सकता है, और इसी के साथ मास का जन्म हो सकता है, जो और कुछ नहीं मासलेस चार्जलेस पार्टिकल्स के मास गेन करने के समान होगा, इक्विवेलेंट टू जितना हमने एनर्जी खर्च की पॉजिटिव मासलेस चार्ज पार्टिकल्स को कंप्रेस करने के लिए। तो उम्मीद है कि ये थ्योरी, ये मॉडल आप लोगों को पसंद आया होगा,
और जब कभी भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को छोड़ता है तो वास्तव में फोटॉन्स ब्रेक होते हैं, और फोटॉन्स ब्रेक होने के कारण जो पॉजिटिव मासलेस चार्ज नेगेटिव मासलेस चार्ज पार्टिकल्स जो इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल्स बना रहे होते हैं ना, वो अपने न्यूक्लियस को छोड़ देते हैं। मतलब इंडिविजुअल फोटॉन्स के जो पॉजिटिव मासलेस चार्ज पार्टिकल जो न्यूक्लियस पे कंसंट्रेट हैं वो छूट जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल्स और उनके मध्य के जो फोटॉन से रिलेटेड पार्टिकल्स हैं, मासलेस चार्ज पार्टिकल अल्टरनेटिव वे में हैं जो फ्लक्चुएट कर रहे हैं, इन सारे पार्टिकल्स के मध्य रहते हैं। तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन भी ब्रेक हो जाता है, क्योंकि फोटॉन्स असिमेट्रिक वे में ब्रेक हो जाते हैं। उम्मीद है ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। फेसबुक लाइव इंटरेक्शन में इसी चीज़ को समझाने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से फोटॉन भी मासलेस चार्ज पार्टिकल्स से बना हुआ है, अल्टरनेटिव मासलेस चार्ज पार्टिकल्स के से, जिसमें एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, फिर पॉजिटिव है नेगेटिव है। न्यूक्लियस पॉजिटिव मासलेस चार्ज पार्टिकल के एक्यूमुलेशन से कुछ स्पेस में, और इसी तरह से जब ज़रूरत से ज़्यादा एक ही रीजन में मासलेस चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव मासलेस चार्ज पार्टिकल एक्यूमुलेट होते हैं तो नए पार्टिकल्स मासलेस चार्जलेस पार्टिकल्स का जन्म होता है, जो इनिशियली मासलेस रहते हैं, लेकिन जब ओवरलैप बढ़ जाता है एक सीमा से ज़्यादा तो वो मास गेन करने लगता है, क्योंकि जो भी एनर्जी हमने मासलेस चार्ज पार्टिकल्स को पास लाने में, ओवरलैप करने में, कहीं ना कहीं एक रीजन में कंडेंस करने में लगाई है, वो एक्चुअली में इस मासलेस चार्जलेस पार्टिकल्स के मास में कन्वर्ट हो जाती है। स्टैटिक फील्ड को इस तरह समझ सकते हैं कि किसी पॉइंट पर अगर एक फील्ड फिक्स है, मान लीजिए कोई चार्ज पार्टिकल है, मेजर चार्ज पार्टिकल, तो उससे सराउंडिंग में हर जगह फील्ड है, तो आप ये समझ लीजिए कि हर एक पॉइंट पे जहाँ पे भी फील्ड है वहाँ पर एक मासलेस चार्ज पार्टिकल है, जिसके कारण उस पॉइंट पर फील्ड है, और जस्ट अगले पॉइंट पे भी चूँकि फील्ड है, स्टैटिक फील्ड है, तो जस्ट अगले पॉइंट पे भी वैसा ही मासलेस चार्ज पार्टिकल है, जिसके कारण वहाँ पर भी फील्ड आपको मिलती है। लेकिन दोनों मासलेस चार्ज पार्टिकल्स जो हैं, जो अलग अलग रीजन्स में हैं, वो जस्ट टच से थोड़ा और करीब है, हल्का सा करीब है। जस्ट टच करेंगे तो रिपेल कर जाएंगे। जस्ट टच से दोनों मासलेस चार्ज पार्टिकल एक ही मतलब चार्ज के हैं, मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज के हैं, जस्ट टच से थोड़ा सा और ओवरलैप कर रहे हैं, जिसके कारण एक मासलेस चार्जलेस पार्टिकल्स है जो कहीं ना कहीं दोनों मासलेस पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स को बाइंड किया हुआ है। तो इस तरह से क्या बोलते हैं, स्टैटिक फील्ड को भी कहीं ना कहीं समझा जा सकता है। उम्मीद है एपिसोड आप लोगों को पसंद आएगा। तो फोटॉन ब्रेक्स नॉट ओनली इलेक्ट्रॉन्स बट फोटॉन्स आल्सो ब्रेक्स इन स्टैंडिंग वेव मूविंग नोट्स मॉडल, और एसिमेट्रिक वे में फोटॉन्स ब्रेक हो जाते हैं अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस को छोड़ता है। जय हिंद, जय भारत, जय विश्व। थैंक यू सर।